पांचवें चरण की वोटिंग से पहले बंगाल में सियासी गर्मी अपने चरम पर है। बीजेपी की घेराबंदी से पार पाने की कोशिश कर रही ममता बनर्जी नए सियासी अवतार में नजर आ रही हैं। चुनाव आयोग के बैन खत्म होने के बाद उनके तेवर बदले हुए हैं। वो विरोधियों पर बेहद हमलावर हैं और उनका अंदाज बेहद आक्रामक है। लेकिन ये भी तय है कि चुनाव आयोग की सजा से उन्होंने कोई सबक नहीं लिया, तभी तो कूच बिहार में वो सियासी और जातिगत कार्ड खेलने से बाज नहीं आई। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ममता ऐसे और विवादित बयान दे सकती है जिससे सूबे का सियासी पारा और चढ़ेगा। इस पर चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए आज कूच बिहार पहुंचकर ममता ने क्या कुछ किया और क्या कुछ कहा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर यह कहावत सटीक बैठती है। धर्म के आधार पर वोट मांगने पर इलेक्शन कमीशन ने ममता को 24 घंटे चुनाव प्रचार न करने की सजा सुनाई थी। लेकिन बुधवार को ममता जैसे ही कूच बिहार हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार से मिलने पहुंची, ममता ने फिर एक बार सांप्रदायिक बयान देकर साफ कर दिया कि उन्होंने सजा से सबक नहीं ली। आनंद बर्मन मारा गेছে সেও আমার একটি রাজবংশী ভাই। আমার যারা এরা সবাই রাজবংশী, এটা মাথায় রাখতে হবে। কেউ হিন্দু কেউ মুসলমান, কিন্তু প্রত্যেকেরই পরিচয় রাজবংশী। जाहिर है अब इस पर बवाल होना तय है, लेकिन ममता बेपरवाह हैं। उनकी नजर अब पांचवें चरण की वोटिंग पर है। शायद इसीलिए उन्होंने सजा समाप्त होने के 15 मिनट बाद ही मंगलवार को ही साफ कर दिया था कि अब वो बचे खुचे सियासी खेल को बेहद आक्रामक अंदाज में खेलेंगी। तृणमूल कांग्रेस ऐसा नहीं है कि बंगाली और बंगाली का पार्टी है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सबका है, सबका साथ तृणमूल कांग्रेस है, बीजेपी नहीं है। इस मौके पर खुद को स्ट्रीट फाइटर बताते हुए ममता बनर्जी ने विक्टिम कार्ड भी खेला और चुनाव आयोग से मिली सजा पर सवाल उठाए। बैन खत्म होने के बाद टीएमसी सुप्रीमो सिर्फ बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। वो जानती हैं कि बैन का उन्हें कुछ फायदा ही हुआ है और इसीलिए दीदी अब फ्रंट फुट पर खेलती नजर आ रही हैं। इलेक्शन के बाद दीदी ने बोले जो इलेक्शन के बाद वो पूरा फुल फैमिली जितना सारे है फैमिली का कुछ ये करेगा, फैमिली आगे बढ़ने के लिए पूरा कुछ करेगा। उधर बीजेपी ममता के सियासी कार्ड को उनकी बौखलाहट के तौर पर देख रही है। राजवंशी समाज का बेटा, दलित समाज का बेटा पहली बार वोट देने जा रहा था, उसको टीएमसी के गुंडों ने उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई और एक शब्द ममता जी नहीं बोलती है। पांचवें चरण में 17 अप्रैल को 6 जिलों की 45 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें उत्तर 24 परगना की 16, दार्जिलिंग की 5, नादिया की 8, पूर्वी बर्धमान की 8, जलपाईगुड़ी की 7 और कालिम्पोंग की 1 सीट शामिल है। इन सभी सीटों पर ममता बनर्जी की गहरी पैठ मानी जाती है। इन सीटों पर ममता की छवि बंगाल टाइग्रेस की है और इसीलिए माना जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा ममता का एग्रेशन भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो क्या सजा के बाद ममता बनर्जी अब घायल शेरनी वाले अवतार में सियासत करने वाली हैं? क्या चुनाव प्रचार में बीजेपी से पिछड़ रही ममता जानबूझकर विवादित बयान दे रही हैं? आज बैटल ऑफ बंगाल में इन्हीं मुद्दों पर होगी चर्चा। टीम न्यूज़ नेशन। तो इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। ममता ने एक बड़ी बात कही। ममता ने कहा मुसलमान और राजवंशी सब एक हैं, यानी वो भी कह रही हैं कि राजवंश से ये मुसलमान में कन्वर्ट हुए। क्या उनका आशय ये है? ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ममता ने यहाँ पर जातिगत कार्ड कौन क्यों खेला और साथ ही साथ आनंद बर्मन का हत्यारा कौन है जो एक फर्स्ट टाइम वोटर था, उसे पुलिस की गोली नहीं लगी है। इस पर भी बात होगी। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ सुबीर भौमिक वरिष्ठ पत्रकार कोलकाता से जुड़ गए हैं। मेरे साथ एनके सिंह वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। मेरे साथ ओम प्रकाश सिंह बीजेपी के नेता जुड़ गए हैं। मेरे साथ संजय शर्मा स्पोक्स पर्सन टीएमसी के जुड़ गए हैं। संजय जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा ये आनंद बर्मन को किसने मारा? आनंद बर्मन की मौत के पीछे कौन है जिसका सच दीदी सामने लाने की बात कर रही हैं? संजय जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? यही सवाल मैं ओम प्रकाश सिंह जी से पूछता हूं। ओम प्रकाश सिंह जी, 4 लोगों को पुलिस की गोलियां लगी, लेकिन आनंद बर्मन को किसने मारा? ये सवाल तो खड़ा होगा ना। हेलो, आज तक पिछले दो सालों में भारतीय जनता पार्टी के 140 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की जो हत्या हुई है उसका जिम्मेवार कौन है और उनकी हत्याएं किसने की? हम तो बार बार करें कि तृणमूल ने की।
उनकी भी चर्चा होनी चाहिए। और इस उत्तर दिनाजपुर की जो घटना हुई है शीतलकुची की, इसके लिए सिर्फ ममता बनर्जी जिम्मेवार है। एक मुख्यमंत्री भीड़ को उकसाती है कि पैरामिलिट्री को घेर लो, सीआईएसएफ पे हमला कर दो, और 3 दिन बाद सेम घटना होती है, तो ये निश्चित रूप से उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई हो। इसके लिए सिर्फ वही जिम्मेवार है। घड़ियाली आंसू बहाने से और वहां जाकर संवेदना से कुछ नहीं होने जाने का। पूरे बंगाल को अपनी कुर्सी के लिए गर्त में मिलाने का काम ममता बनर्जी ने किया। और दुखद तब होता है जब दीपक जी 2011 में यही ममता बनर्जी कहती हैं कि सीपीओ और पुलिस का नेक्सस बहुत खतरनाक है, 12 दफे में वोट कराओ, आर्मी बुलाओ, और आज वही आधा अर्धसैनिक बल ही है और उनके आने पर इनको आपत्ति है। 8 दफे के चुनाव पे आपत्ति है। भाई आप लोकतंत्र में आपका विश्वास क्यों नहीं है? 5 राज्यों में एक साथ चुनाव हो रहे हैं, 5 राज्यों में किसी राज्य के विरोधी दल हो या सत्ता पक्ष हो, किसी ने विरोध नहीं किया। सबसे ज्यादा इनको बेचैनी है। तो ये क्यों है? क्योंकि इनकी पराजय सुनिश्चित है। और आज भी जिस तरह से उन्होंने धमकी देते हुए जिस लहजे में लोगों को उकसाने का काम किया है। देखिए मैं एक बात कहूंगा, हमारी राजनीतिक उम्र उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन बहुत कम उम्र से हम लोग राजनीति कर रहे हैं। ममता बनर्जी जैसा पूरे देश में अहंकारी नेता मैंने नहीं देखा। भ्रष्ट तो बहुत लोग हैं, अहंकारी। मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं मानूंगी, मैं सीबीआई नहीं मानूंगी, मैं आर्मी नहीं मानूंगी, मैं चुनाव आयोग नहीं मानूंगी, मैं ईवीएम नहीं मानूंगी, मैं नड्डा नहीं मानूंगी, मैं अमित शाह नहीं मानूंगी, मैं प्रधानमंत्री नहीं मानूंगी। कैसे चलेगा महाराज? आप फेडरल स्ट्रक्चर को ठीक है, इसी सवाल को मैं ले जाना चाहता हूँ। संजय शर्मा जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था जो शायद आप नहीं सुन पाए। भाई 4 जो मुसलमान लड़के थे जो मारे गए वहां पर, जिनको लेकर ममता बनर्जी पहुंची थी, वो आनंद बर्मन के परिवार वालों से मिली। पर आनंद बर्मन को किसने मारा, जिसको वो न्याय दिलाने की बात कर रही हैं? थोड़ा इस पर भी प्रकाश डाल दीजिए। मैं भी सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश जी का बयान में सुन रहा था, वो क्या बोल रहे थे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उस बयानबाजी को क्या हुआ संजय शर्मा जी? बोलते बोलते रुक क्यों गए आप भी सोचने लगे कि आनंद बर्मन को उस भीड़ ने तो नहीं मारा जो वहां पर राइफल छीनने आई थी? ठीक है, फोन कट गया। लेकिन इसी सवाल को लेकर मैं धीरेन्द्र के पास चलता हूं। धीरेन्द्र, यहां तो बड़ी गुत्थी उलझी हुई है। अगर 4 लोग पुलिस की सीआईएसएफ की गोली से मरे तो आनंद बर्मन की मौत के पीछे जिम्मेदार कौन है? खबर यह आ रही है कि उसको उन लोगों ने मारा जो राइफल छीनने आए थे सीआईएसएफ की। जी, आनंद बर्मन की जो मृत्यु उसी दिन हुई थी, गोली से चलने से हुई थी। अगर मैं ये कहूँ, उस समय वो लाइन में लगकर पहली बार वोट देने गया था। दीपक जी, एक थोड़ा सा मैं और दिखा देना चाहता हूँ। इस समय मेरे विजय आपको यहाँ का एक सीन और दिखाएंगे जो इससे अलग लगेगा। सामने राहुल गांधी है और ये मैदान है, ये राहुल गांधी की एंट्री है पहली। और इस मैदान को आप देख रहे होंगे, बहुत बड़ा मैदान नहीं है, छोटा मैदान है। और इस समय यहाँ राहुल गांधी मंच से उनको मैदान का खाली भाग आपको ये बता रहा होगा कि इस लड़ाई में कितनी देर कर दी आते आते। और मैं वापस आपके सवाल पर जाता हूं, चूंकि यहाँ खड़ा था और मैं चाहता था कि तमाम दर्शकों को आपके शो में और आपको दिखा सकूं कि इस समय राहुल गांधी। धीरेन्द्र, जो खबर हमारे पास है उसका यह है कि आनंद बर्मन की मौत पुलिस की गोली से नहीं हुई है। पुलिस की गोली से 4 लोगों की मौत हुई है और आनंद बर्मन उस भीड़ में मारा गया जो राइफल छीन रही थी। देखिए, आनंद बर्मन बूथ नंबर 106 पर मारा गया, जहां की ये उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी के जो गुंडे थे या टीएमसी के लोग, ये टीएमसी समर्थित उनके घर वालों का ये कहना था कि किस तरह से उन लोगों ने उसको मारा है, क्योंकि वो बीजेपी का समर्थक और कार्यकर्ता था। इसीलिए उन्होंने सीधा आरोप टीएमसी के उन पर लगाया। इसके बूथ नंबर 126 पर यह भीड़ थी जिसने सीआईएसएफ या उससे पैरामिलिट्री फोर्सेस से छीनने की कोशिश की। वो उस झड़प में मारे गए वो 4 लोग, जो कि उन्होंने बूथ लूटने की कोशिश की थी, बूथ ईवीएम तोड़ा और उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स पर हमला किया। क्लियर कट मैंडेट होता है, उसमें कुछ नहीं, उनको सिर्फ बूथ बचाना होता है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी पोल पार्टी और बूथ को बचाना होता है। ये पूरा क्लियर कट उनको मैसेज होता है। और उसी के लिए उस भीड़ ने जब हथियार छीनने की कोशिश की, उससे पहले हमला किया, तो उस पर गोली में 4 लोग मारे गए। यानी 2 अलग अलग घटनाएं हैं। लेकिन ये एक घटना में जो आनंद बर्मन है, जिसका उस समय कोई जिक्र नहीं किया गया था। आपने देखा होगा उस दिन ममता बनर्जी
बनर्जी सिर्फ उन 4 के बारे में बोलती रही, उनको शहीद करती रही और उन्होंने उनका सारों का आरोप उस पर लगाया, केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्सेस पर हत्या का एक तरह से आरोप लगाया गया था। और उधर आनंद बर्मन की हत्या का आरोप उनकी पार्टी पर आनंद बर्मन के परिजनों ने लगाया था। उनका कहना यह था कि ये टीएमसी के कार्यकर्ताओं का किया गया काम है, जिसके चलते क्योंकि वो बीजेपी का। जी ठीक है, सीधे मैं संजय शर्मा जी के पास चलता हूं। संजय शर्मा जी, आज शुरू में तो आनंद बर्मन के परिवार वाले ममता बनर्जी से मिलने नहीं आ रहे थे, लेकिन उनके जो ग्रैंडफादर हैं वो फाइनली आ गए और उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात की। ममता ने यहां तक कहा कि राजवंशी और मुसलमान सब एक हैं, एक ही तरह के हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, आनंद बर्मन का परिवार लगातार ये आरोप लगा रहा है कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता जो राइफल छीनने की कोशिश कर रहे थे, उनके हाथों ही आनंद बर्मन जो है मारा गया है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये बहुत ही दुखद है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे काम करती है और दूसरी पार्टियों पर इल्जाम लगाती है। एक बात जो बंगाल की और देश की जनता जानती है, जितने लोग भी मरे हैं, चाहे वो आनंद बर्मन हो या अन्य जो 4 भाई हमारे मर गए वो हो, सारे बंगाल की जनता है, बंगाल के नागरिक है और सभी की मौत दुखद है। आज देश ने एक और चीज देखी कि इन दिनों दिल्ली पैसेंजर बन के केंद्रीय गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी पश्चिम बंगाल के दौरे पर आते रहे हैं, लेकिन ऐसी घटना हो गई, उनके प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए सिर्फ दीदी को जाना पड़ता है और दीदी ही जाती हैं और बड़ी संवेदना उनके प्रति प्रकट करती हैं। ये देशवासियों ने वैसे ही देखा है जैसे बिहार चुनाव के समय ये दोनों नेता बिहार की दिल्ली पैसेंजरी करते थे और बिहार चुनाव के बाद न तो बिहार में मुड़कर देखना वापस कि बिहारी लोग कैसे जी रहे हैं और न ही उनकी कोई व्यवस्था करना, फिर चुनाव आएंगे तो ये दोनों दिल्ली पैसेंजर बिहार भी जाएंगे। ये आज बंगाल की जनता ने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष किया है और यही आज की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का एक चेहरा है। अभी मैं भाई बीजेपी के प्रवक्ता भाई ओम प्रकाश, आपने नहीं बताया आनंद बर्मन की हत्या के पीछे कौन जिम्मेदार है? आपको क्या लगता है? उसको तो सीआईएसएफ ने नहीं मारा, तो आनंद बर्मन को किसने मारा? आनंद बर्मन की हत्या की जब गहरी जांच हो जाएगी तो कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी ही निकल उसके परिवार ने आपके कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए हैं, उनके आनंद बर्मन के परिवार ने आपके कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए। संजय शर्मा जी, इसकी भी तो कोई सफाई दे दीजिए। वो लोग ममता बनर्जी से मिलने को राजी नहीं थे, मेरे ख्याल से उसके माँ बाप अभी तक नहीं मिले। उनके परिवार को अभी भारतीय जनता पार्टी लोग घेरे हुए हैं, वो उनके साथ है, इसलिए उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि दिग्भ्रमित सी स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने उनकी बना के रखी है। लेकिन आप वेट कीजिए, आज तक जितनी हत्याओं का खुलासा हुआ है उसमें भाजपा का चेहरा ही सामने आया है और इस बार भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी ही। ओम प्रकाश सिंह जी, आपने आनंद बर्मन के परिवार को घेर रखा है, इसलिए वो टीएमसी पर इल्जाम लगा रहे हैं या हकीकत कुछ दूसरी है? देखिए इस बंगाल की हकीकत धीरे धीरे आप लोग के माध्यम से पूरी दुनिया जान चुकी है। बड़े भाई से पूछिए ना, दिल्ली पैसेंजर बोल रहे हैं आप जाओगे कहाँ यार? बंगाल के बाहर तृणमूल की औकात क्या है? भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे प्रधानमंत्री चुनाव को विदेश में छुट्टी मनाने का जरिया नहीं मानते, जनता से जुड़ने, जनता से बात करने, जनता को समझने का जरिया मानते। इसलिए हम लोग दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं और 2 को जब ईवीएम खुलेगी तो आप लोग छाती पीटोगे कि ईवीएम लूट लिया गया। परिश्रम का फल विजयश्री होता है, जनता से जुड़े रहने का फल होता है। 1 नंबर बात। नंबर 2, इनसे मैं जानना चाहता हूँ भाई, बिहार में भी तो चुनाव हुए थे बदनाम, बिहार में एक गोली चली क्या? कश्मीर में डीडीएस चुनाव हुआ, एक गोली चली क्या? केरल में भी हो रहा है, एक गोली चल रही है क्या? जहाँ बीजेपी भी सत्ता में है, विरोधियों को हमने मारा क्या? असम में हो रहा है, क्यों बंगाल में हो रहा है? क्यों नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बोलता है कि सबसे हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उसी पिच पर बैटिंग करने चाहती है? बंगाल में इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल को दखल करने आती है लोकतांत्रिक तरीके से, बाकी जगहों पे आपको बैटिंग और बंगाल की जनता आपका ये खेल बहुत बढ़िया से समझती है ओम प्रकाश सिंह जी। और इस बार आज तक चुनाव हुआ है और आने वाले जिन चरणों के चुनाव हुए हैं उनके नतीजे जब आपके मुंह पर मारेगी बंगाल की जनता, तब आपको और आपकी पार्टी को अकल आएगी। पता है किसके मुंह पे मारेगी, किसकी छाती फट रही है? पैर टूटने से लेकर माथा फूटने तक दिखाना पड़ेगा। घबराइए मत, लाशों की राजनीति आप लोग किए हैं, आपकी विदाई बंगाल की जनता करेगी। महाराज बड़ी बड़ी हमारे साथ हम तो बंगाल की जनता के साथ हैं और बंगाल की जनता आपके खिलाफ है और आपके खिलाफ संग्राम करेगी। बीजेपी ने दिया था, आपकी हरकतों को माफ नहीं किया जा सकता। आपने बंगाल में, ठीक है, मैं सीधे सुबीर जी के पास चलता हूँ। दोनों उलझ गए हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारा मुद्दा भटके।
सबसे बड़ी बात सुबीर दा, आनंद बर्मन, अब नया एंगल निकल कर आ रहा है कि आनंद बर्मन की हत्या के पीछे उनके परिवार वालों का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ता थे। अभी तक ममता बनर्जी ने 4 शहीदों की बात की थी, आज एकाएक आनंद बर्मन का नाम भी सामने आ गया। कैसे देखते हैं पूरी घटना को आप, और ममता बनर्जी के आज जाना वहां पर, आप इसके क्या राजनीतिक मायने निकालते हैं? नहीं, जाहिर है कि ममता बनर्जी वहां जाके परिवार से मिलेंगे और उनसे सहानुभूति जताएंगे और थोड़ा बहुत जो इसका जो स्पिन ऑफ है वो लेने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूं कि मैं कलकत्ता में बैठा हूं, इस मामले में धीरेन जो कह रहे हैं आई विल गो विथ हिम, क्योंकि वो रिपोर्टर ऑन ग्राउंड है और उनको लेटेस्ट जानकारी, हमें जानकारी इसका नहीं है, उतने अच्छी तरह से नहीं है। बट 2 चीज मैं दीपक आपके नजर लाना चाहता हूँ। ये जो सरगर्मी यहाँ जाहिर हो गया ना दोनों प्रवक्ताओं से, ये अब सोशल मीडिया में किस तरह से प्ले हो रहा है। एक इंटरेस्टिंग खबर आपको देता हूँ। तृणमूल ने नया हमला दागा है कि ये लंबे अरसे तक 1 महीना का ज्यादा वक्त लगाकर जो चुनाव हो रहा है, इसके वजह से बंगाल में कोविड फैल रहा है, ये चुनाव के इम्पैक्ट हैं। और इस तरह के मीम्स आ रहे हैं तृणमूल वालों की तरफ से कि कहा जा रहा है, अमित शाह जी का पिक्चर लगाया जा रहा है कि बगैर मास्क वो कहीं खड़े हैं, चुनाव कुंभ मेला में खड़े हैं और नीचे गए कोविड हम फैलाएंगे और चुनाव हम जीतेंगे। इस तरह के मीम्स जो है प्ले कर रहे हैं। भाजपा का भी जवाब जरूर इसमें आएगा। तो ये जो लड़ाई जो आपके चैनल में देखने को आता है और दूसरे चैनलों में भी दोनों प्रवक्ताओं के बीच, ये अब सोशल मीडिया में फैल रहा है, कांटे की टक्कर है। और इसमें एक नया एंगल और आया है, जो घुसपैठ, बांग्लादेश से घुसपैठ का मुद्दा उठाया जा रहा था। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने आज कहा है कि बीजेपी के बड़े सीनियर लीडर्स हैं, हम सब उनका इज्जत करते हैं, मोदी जी बांग्लादेश घूम के गए हैं, बट इस तरह का बेबुनियाद इल्जाम लगाना ठीक नहीं है कि हमारे यहाँ से लाखों और करोड़ों के तादाद में लोग बांग्लादेश गए। उनका कहना है कि ये किसी जमाने में हुआ होगा, बट आज के तारीख में किसी जमाने की बात होती है, मेरे ख्याल से आज के जमाने की नहीं सुबीर दा, किसी जमाने की बात होती है। तारकेश्वर जी, मुझे आप बताइए, आनंद बर्मन के बारे में क्या वस्तु स्थिति आपको पता है? सवाल यह है कि 4 लोग गोली से मारे गए सीआईएसएफ के, तो आनंद बर्मन कैसे मारा गया? क्या उसके परिवार का आरोप सही है कि तृणमूल के लोगों ने उसे मारा? नहीं दीपक जी, जो हमारी जानकारी है, ये दोनों घटनाएं 2 बूथ पर हुई है। ये एक जो है वो आनंद बर्मन की जो हत्या जो सुबह में ही हो गई थी, और ये आरोप लगाया गया है कि तृणमूल के लोगों ने उनकी हत्या की। और ये जो घटना है, जो फायरिंग की घटना है, वो किसी बूथ नंबर 116/5, तो वहाँ ये अलग बूथ है। लेकिन बात सही है, आप जो कह रहे हैं कि भाई शुरू में ये नहीं कहा गया कि ये 5 लोग मारे गए हैं। जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो शुरू से ही वो सिर्फ 4 लोगों की ही बात कर रही है। और जो हिंसा की अभी आप चर्चा कर रहे थे, अगर आप इजाजत दें तो मैं बताऊं कि अभी जैसे 5वें चरण का जो है वो ये प्रचार खत्म हुआ 5 बजे। अब ये 17 अप्रैल को जो चुनाव होना है, मैदान में जो है 318 प्रत्याशी हैं, उनमें से 143 के खिलाफ जो है बड़े गंभीर आपराधिक मामले हैं और 64 तो ऐसे हैं जो मतलब आप संगीन मामले कह सकते हैं। और इस तरह के अगर प्रत्याशी मैदान में होंगे तो हम बिना हिंसा के चुनाव की कैसे? ठीक बात बोली आपने मिश्रा जी, बिल्कुल ठीक बात बोली। मैं इसी सवाल को एनके सिंह साहब के पास लेके चलना चाहता हूं। शीतल कूची जाकर ममता बनर्जी ने जो संदेश देने की कोशिश की है, क्या आने वाले वक्त में, क्योंकि कंसोलिडेशन उनका माइनॉरिटीज और राजवंशी वोटों का ही करना चाहती है, क्योंकि दोनों के लिए आज उन्होंने मंच से बात की, क्या इसका फायदा ममता बनर्जी को मिल पाएगा इनके साथ? देखिए, फायदा तो जरूर मिलता है इस तरह के जेस्चर्स का, और ये पॉलिटिक्स ऑफ सिंबोलिज्म है, तो इसका फायदा मिलता है। लेकिन ये जो आपने सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि दोनों में लिंकेज क्या है, उस लड़के को जो पहली बार वोट देने आया था बर्मन, उसके मारे जाने पे और जो बाकी लोगों ने सीआरपीएफ या बूथ लूटने की कोशिश की, उसमें लिंकेज क्या है? बहुत सारे टीएमसी लोगों ने बहुत बीजेपी के लोगों को मारा है, करीब सैकड़ों इस तरह के केसेस आए हैं पिछले कुछ दिनों में। लेकिन इस पे आपका फोकस क्यों है? क्योंकि अगर दोनों का लिंक एस्टेब्लिश हो जाए तो ये भी पता लग जाएगा कि टीएमसी एक सस्टेन्ड तरीके से ये कर रही है। देखिए, दोनों के बीच में एक गैप था। बर्मन का मारा जाना, उसके करीब थोड़ी देर बाद ये दूसरी घटना हुई है। मुमकिन है कि लोग वही हों,
लेकिन ज्यादातर ये लगता है कि जिस तरह का पैशन है, जिस तरह की हीट वहां पे जनरेट हो रही है, उसमें हर वर्कर, वो बीजेपी का हो, तृणमूल का हो, इस समय तमतमाया हुआ है। और तमतमाया हुआ है इसलिए कि जो लीडरशिप के लेवल पे जिस तरह की लैंग्वेज, जिस तरह की भाषा का यूज हुआ है पिछले कुछ महीनों से, कुछ हफ्तों से, उसके बाद ये परिणति होनी ही थी। तो लिहाजा ममता बनर्जी ने तो ये भी कहा है कि कोरोना हमारे यहाँ जरूर आएगा और आ रहा है, क्योंकि बाहर के लोग बुला के बीजेपी ले आई है। अब बताइए इस लॉजिक का कोई मतलब है क्या? ठीक है, मैं इसी पर बात करूंगा। कोरोना कुछ ऐसा लड़ाई है, कोरोना और उससे जुड़ी मीम्स, जो बात अभी सुबीर दा ने की, उस पर भी बात होगी। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक, समझने की कोशिश करेंगे राहुल गांधी गए बुरी हालत में क्यों हैं और आखिरकार बाद में उन्होंने जाने की क्यों सोची। ब्रेक के बाद इस पर भी बात होगी। तो हम बात कर रहे हैं बैटल ऑफ बंगाल की। आज ममता बनर्जी सीतलकुची गई। उन्होंने आनंद बर्मन के परिवार को कहा कि उनके हत्यारों को जल्द से जल्द वो पकड़ेंगी, और साथ ही साथ जो लोग पुलिस फायरिंग, सीआईएसएफ की फायरिंग में मारे गए थे, उनको कहा उन्हें भी न्याय मिलेगा। जल्द वो जब मुख्यमंत्री बनेंगी तब वो इस मामले पर पूरी की पूरी जांच करवाएंगी और दोषियों की सजा देंगी। क्या ये संभव होगा? क्या ममता बनर्जी का ये दांव आगे के 4 चरणों में काम आएगा? इस बीच राहुल गांधी भी बंगाल की बैटल में उतर गए हैं, उस पर भी विश्लेषण करेंगे। सीधे अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। तारकेश्वर मिश्रा जी मेरे साथ हैं, सुबीर भौमिक जी मेरे साथ हैं, ओम प्रकाश सिंह बीजेपी से मेरे साथ हैं, संजय शर्मा टीएमसी से मेरे साथ हैं, एनके सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, और धीरेन्द्र मेरे सहयोगी भी बने हुए हैं। सबसे पहले मैं संजय जी आपके पास आऊंगा। तो सोशल मीडिया पे आपने चलाना शुरू कर दिया कि भाई दिल्ली से आए हैं अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी, इसलिए कोरोना लेकर आ रहे हैं। क्या सच है? देखिए, कोरोना तो बढ़ ही रहा है, और इन दिनों न सिर्फ दिल्ली बल्कि गुजरात की हम बात करें, हम झारखंड की बात करें, हम मध्य प्रदेश की बात करें, कोरोना एक भयावह बीमारी के तौर पर हमारे सामने है। आज देशवासियों का मन में एक बात ये भी उठ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों विधायक खरीदने में जितना पैसा खर्च किया, उतना यदि वेंटिलेटर और उतना यदि एम्बुलेंस खरीदने में और हॉस्पिटल बनाने में खर्च करती तो शायद देशवासियों का बहुत भला हो जाता। और कहीं न कहीं जितने लोग आते जाते हैं, कोरोना उनसे फैलता है। सर, वेंटिलेटर और ये सब सरकार खरीदेगी, विधायक खरीदे तो बीजेपी ने खरीदे। गलत कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं आप, थोड़ा दुरुस्त कर लीजिए। चलिए दीपक जी, आपने ये तो माना विधायक बीजेपी ने अगर खरीदे तो मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, आपकी बात अच्छी लगी मुझे, और देशवासी भी यही मानते हैं। और देशवासियों का ये आज के दिन ये मानना है कि कोरोना काल में, खैर छोड़िए कोरोना काल की बातें, लेकिन इन दिनों बंगाल के चुनाव में जो चल रहा है वो प्रधानमंत्री जी ही नहीं, सारी की सारी केंद्रीय मंत्रिमंडल बंगाल में आया हुआ है। बिहार के उप मुख्यमंत्री 2 दिन से उत्तर बंगाल में डेरा डाले हुए हैं और घर घर में घूम रहे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील जी मोदी ने शायद एक ट्वीट किया है, उसमें इस डबल इंजन की सरकार जो बिहार में चल रही है, उसके कद्दावर नेता कहते हैं कि बंगाल में चुनाव हो रहे हैं और बाद में बिहार के लोगों को बंगाल में नौकरियां मिलेगी। इनको देख रही है बंगाल और देश की जनता और समझ रही है, इनको क्रोनोलॉजी मिला रहे हैं। जिन लोगों ने त्रिपुरा में सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, जिन लोगों ने देश में सरकारी नौकरियों को धीरे धीरे खत्म करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वो अब रोजगार की बात कर रहे हैं बंगाल के चुनाव में। देश और बंगाल की जनता देख रही है और समझ रही है कि ये लोग जो चुनाव के समय चुनावी वाले राज्यों में दिल्ली पैसेंजर हो जाते हैं और बाद में उन राज्यों में जाते भी नहीं है, ये क्रोनोलॉजी देश की जनता और बंगाल की जनता समझ रही है। ठीक है, ओम प्रकाश सिंह जी से पूछ लेता हूं। ओम प्रकाश सिंह जी, क्या आपके नेता सिर्फ चुनाव के वक्त आते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं? जी, इनके दल की तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है हमारी पार्टी। इनके दल में पूरा भतीजा छोड़ के कोई भाया ही नहीं। और ये जो मेरे बड़े भाई संजय जी जानते हैं, बिहार चुनाव के बाद कौन सा बीजेपी का केंद्रीय नेता ने बिहार का दौरा किया, ये तो बताइए। जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ जाकर भाषण और गप्पेबाजी करने जाते हैं। संजय जी सुन लीजिए ना, आप काउंटर कर सकते हैं उसके बाद। हम सब स्काइप पे जुड़े हुए हैं, आवाज कॉन्फ्लिक्ट होती है। ओम प्रकाश जी बोलिए। कि बड़े जी, ये बड़े भाई एक जवाब में बड़े अच्छा कारोबार रोजगार की बात कर रहे हैं। एसएससी परीक्षा हर साल होती थी बंगाल में, ममता ने 20 से 5 साल से बंद कर दिया। शिक्षक डीए के लिए इनके घर के तक नदी में, गंगा में उतर के रैली कर रहे हैं। पूरा बुरा हाल है बंगाल का। और एक बात बड़ी ईमानदारी से कहूंगा, मेरे भी बाप दादा बंगाल में दाल रोटी के लिए आए थे। हावड़ा स्टेशन मेरा कारोबार था, मेरे बड़े भाई कुली थे वहां। मुझे बोलने में कोई लाग लपेट नहीं है, मैंने यही राजनीति की समझा। नया एक भी परिवार बंगाल में नहीं आ रहा, उल्टे बंगाल के युवा बाहर जा रहे हैं। ये हकीकत है, ये हकीकत है। और मैं आता हूं
बिहार नहीं बंगाल, जब भी जरूरत पड़ी हो देश को, मोदी जी हर जगह गए हैं। अम्फान हो, कोरोना, और ये जो बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं, कोरोना में मोदी जी ने दुनिया के सामने इतिहास रखा। जो भारत 1970 में इंसुलिन मंगाता था, वो भारत 2021 में 60 देश को, आप तो दीपक जी बहुत, मेरे लिए बहुत बड़े पत्रकार है, मैं आपको बहुत अनुसरण करता हूँ। आप जानते इतने सारे देशों को आश्चर्यचकित कर दिए हम लोग। थाली पीटने को ये लोग मजाक बोलते थे, आज हमने दिखा दिया मोदी जी के नेतृत्व में कि भारत लड़ सकता। हाँ, ये मैं पूरी ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ कि स्थितियां बिगड़ रही, उस पर काम होनी चाहिए, सभी दलों को सोचना चाहिए। भाजपा ईमानदारी की बात करती है। और मैं सबसे महत्वपूर्ण बात करता हूँ, एक सवाल का जवाब मेरा कोई दे दे, आखिर बंगाल में हिंसा क्यों है? हम तो सत्ता में नहीं है, मेरे ऊपर 32 FIR है, 2 बार जानलेवा हमला हुआ चुनाव के दिन, 10 अप्रैल को बम से बच गए, 232 नंबर बूथ, 170 उत्तर हावड़ा विधानसभा। यार क्यों हो रहा है ये? कौन है इसके लिए जिम्मेवार? वैलिड सवाल उठाया आपने, आप ही के सवाल को लेके जाऊंगा, लेकिन उससे पहले विकास चंद्रा के पास चलता हूं। विकास, अभी चुनाव आयोग से आए हैं, किसकी शिकायत की चुनाव आयोग में टीएमसी के नेताओं ने, और किस बयान को आधार बनाया? क्योंकि मैंने सुना वो गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की शिकायत करने गए थे और ये कह रहे थे कि वो समाज को बांट रहे हैं। किस बयान को आधार बनाया है? जी बिल्कुल, 4 लोगों का प्रतिनिधिमंडल टीएमसी नेताओं का पहुंचा था चुनाव आयोग। कल्याण बनर्जी के नेतृत्व में डेरेक ओबरायन थे, डॉक्टर शांतनु सेन थे, प्रोमिला मंडल थी, इन लोगों वहाँ गए और अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इन लोगों ने शिकायत दर्ज कराई और बजाबता एक बुकलेट लेकर के पहुंचे थे, रूल बुक भी उनके हाथ में था। उन्होंने कहा कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह बंगाल में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं तो धर्म और जाति के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। और खुलेआम, चाहे वो अमित शाह हो या प्रधानमंत्री मोदी हो, जाति और धर्म की बात कर रहे हैं। इसकी शिकायत वो लोग करने आए हैं, उन लोगों ने किया है, ऐसा बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह, ममता बनर्जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनको संबोधित करते हैं या जो बातें उनके कहते हैं, खासतौर पे ओ दीदी वाले स्लोगन को लेकर के काफ़ी नाराजगी थी कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ममता बनर्जी को पुकारते हैं और अपने मंच से जिस तरह का कमेंट करते हैं, और उन्होंने कहा कि गलत सलत भाषा का प्रयोग करते हैं, उसकी शिकायत उन्होंने चुनाव आयोग में दर्ज कराई है और चुनाव आयोग से गुहार लगाई है कि चुनाव आयोग वक्त रहते उचित कदम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ उठाए, क्योंकि ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। ठीक है, सीधे चलता हूं संजय शर्मा के पास। संजय शर्मा जी, एक बयान बताइए प्रधानमंत्री या गृह मंत्री का जिसमें उन्होंने धर्म या जाति के आधार पर वोट मांगा हो, याद है आपको? प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के तो बयान इसी को केंद्रित करके रहते हैं। ना बताइए ना, ममता जी का स्पेसिफिक बयान था जिस पर उन पर कार्रवाई हुई। एक बयान बताइए ना जिसपे उन्होंने धर्म या जाति के आधार पर वोट मांगा हो। आप उनका कोई भी भाषण उठा के देख लीजिए, कोई भी भाषण की बात मत करिए ना संजय शर्मा जी, एक बयान दिखाइए। शिकायत एक बयान पर होती है, जनरलाइज शिकायत नहीं होती है चुनाव आयोग में। और सुनिए, यदि शिकायत की बातें हैं, आप उनका भाषण सुन लीजिए ना, यदि न्यूट्रल दृष्टि से सुनेंगे। सर, मैं तो रोज 3-4 लोगों के भाषण सुनता हूँ, इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ। एक स्पेसिफिक भाषण बता दीजिए जहाँ पर उन्होंने धर्म या जाति के आधार पर वोट मांगा हो, आपको भी नहीं पता होगा। अरे भाई साहब, क्या बात करते हैं, हम लोग रोज ये सब बातें सुनते हैं और जिक्र करते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, किस तारीख, किस जगह पर क्या भाषण दिया, क्या बयान था, बता दीजिए। और मुश्किल क्या है कि प्रधानमंत्री जी की ऐसे भाषणों की, ऐसी लाइनों को अब आप ही नहीं दिखाएंगे, और दीदी की कोई बात हो तो आप लोग। सर, लाइव चलता है, लाइव में काटना पॉसिबल नहीं होता है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की हर और दीदी की रैली लाइव चलती है, उसको काटना मुमकिन नहीं होता है। आप बता दीजिए उन्होंने कोई बयान दिया हो तो। ये और भी दुखद है कि लाइव चलते हुए भी आपको नहीं समझ में आता है। अभी 2 दिन चलिए तारकेश्वर जी के पास चलता हूँ। तारकेश्वर जी, कोई बयान याद है आपको? तारकेश्वर जी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या बीजेपी के कोई नेता का जिस बयान के आधार पर शिकायत की जाए चुनाव आयोग में? नहीं दीपक जी, मैं आपको उनका एक बयान आपके नजर में लाना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी बड़ी सफाई से ममता बनर्जी जी के भाषणों को वो पकड़े नहीं जा सकते, जैसे ममता जी के मुसलमान वोटों के लिए जो अपील की। अब मोदी जी ने कहा कि भाई आप 30% वोट की मांग कर रही हैं, अगर आप 70% के लिए कहें कि हमें वोट दें तो हमें चुनाव आयोग का नोटिस आ जाएगा। तो ये इसमें आप देखिए कि भाई चुनाव, ये तो उन्होंने इंटेलिजेंटली ममता के बयान को यूज किया तारकेश्वर जी, इसमें उनके खिलाफ केस नहीं बनता।
नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, निश्चित नहीं बनेगा, लेकिन नहीं आज- बनेगा। यही तो आज जो संजय शर्मा जी, आज- ऐसा है, आप आज भारतीय बल्कि जनता पार्टी को जो है वो हवा में ही ले रहे हैं। बड़े महीन वार करती है और तृणमूल पे बड़े महीन वार किए उसने। मानेंगे सुबीर साहब या नहीं मानेंगे? ये समझ ही नहीं पाए, 4 साल में इनकी जमीन खींच ली। साहब जमीन किसका किसने खींचा है वो तो 2 तारीख को हम पता चलेगा, बट एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन हम आपके सामने लाने को चाह रहे हैं। आप ये तो जरूर मानते होंगे दीपक चौरसिया कि बांग्लादेश का मित्रता हमें बहुत जरूरत है। हमारे लुक ईस्ट पॉलिसी के लिए, नॉर्थ ईस्ट के सिक्योरिटी के लिए मोदी जी वहां गए, जिक्र किया, उनका बड़ा स्वागत हुआ। अब बांग्लादेश को लेकर जो खींचातानी अभी गए 2 दिन में अमित शाह ने 3 भाषण दिया है, जिस भाषा में उन्होंने हम जिसको मित्र मानते हैं उनको गाली निकाला है, इसके चलते अवामी लीग का सरकार जो प्रो इंडियन गवर्नमेंट है वो उनके विदेश मंत्री आज कहने पे मजबूर हो गए हैं कि इस तरह का वक्तव्य हमारे देश को लेकर रखना नामुमकिन है, हम इंडिया को फ्रेंड मानते हैं। तो ये जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के वोट लेने के चक्कर में हम फॉरेन पॉलिसी में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहे हैं। वहां भी देख लीजिए, कश्मीर का डिबेट हुआ तो कश्मीर के डिबेट में बोला कि आजाद कश्मीर और अक्साई चीन पे कब्जा करेंगे, उसको लेके चाइना के साथ में पूरा विवाद वहां से शुरू हुआ। चाइनीज लोग तो ये भी था कि वांग यी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इंडिया में आने नाराज हो गए, नहीं आए, और शी जिनपिंग का जो समिट था वो कैंसिल होने लगा था। तो अमित शाह जी स्पेसिफिकली गृह मंत्री हैं, पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं, बोल सकते, बट थोड़ा बहुत ये सोचना चाहिए कि इज अ रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर एंड इफ ही सेज समथिंग, वो अगर ऐसा कुछ बोलते हैं कि हमारे पड़ोसी देश, खास तौर से बांग्लादेश जैसा फ्रेंड, और ये भी एक बहुत गलत चीज है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को ये भाजपा वाले एक नजरिए से देखते हैं। आज वहां रमजान जिस तरह से उच्चापन हो रहा है, उसी तरह से बांग्ला का नया साल उच्चापित हो रहा है। ठीक है, और हमको तो आज ये जो विषय से complication थोड़ा ये सा जो भटक create रहे कर हैं। हैं जिस ना, दिन फॉरेन इसका पॉलिसी पे long डिस्कस term करेंगे, problem है। लोकल इलेक्शन के इम्पैक्ट का, उस दिन इस पर जरूर बात करेंगे। लेकिन 4 चरणों की वोटिंग के बाद आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पश्चिम बंगाल पहुंचे। उन्होंने 2 सभाएं की, लेकिन सभाओं का हाल क्या रहा, दिखा रहे हैं मेरे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडित। पश्चिम बंगाल के चुनाव में आखिरकार राहुल गांधी की एंट्री हो ही गई। पहले 4 चरण तक राहुल गांधी यहाँ नहीं पहुंचे। कांग्रेस पार्टी जो इस समय संयुक्त मोर्चे का एक बड़ा घटक है और सीपीएम या वाम मोर्चे और आईएसएफ यानी इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ मिलकर संयुक्त मोर्चे के तौर पर यहाँ लड़ रही है। कांग्रेस के नेता या तमाम तीनों पार्टियों के नेताओं का कहना है कि वो यहाँ सत्ता के लिए लड़ रहे हैं और जनता तृणमूल और बीजेपी से अलग उनको सत्ता सौंपने जा रही है। लेकिन आज हम यहाँ राहुल गांधी की सभा में हैं। राहुल गांधी यहाँ पहुँचे हुए हैं और ये कॉलेज सरोजनी मैदान का ग्राउंड है, जो कि यहाँ का आपको सिलीगुड़ी का एक ग्राउंड है, शिव मंदिर के पास का इलाका एक ग्राउंड है जिसके बाहर बाउंड्री भी आपको दिखाई दे रही होगी। लेकिन इस ग्राउंड का हाल आपको कांग्रेस का हाल बताने के लिए बहुत है कि इस पूरे चुनाव में कांग्रेस कहाँ खड़ी है और कांग्रेस के साथ साथ संयुक्त मोर्चा कहाँ है। ये वो सीट है नक्सलबाड़ी का जो उनके पास पिछली बार भी थी, यानी उनके विधायक शंकर जो पिछली बार कई बार से यहाँ के ताकतवर राजनेता और विधायक रहे हैं, वो यहाँ से कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं। भीड़ की संख्या आपको दिख रही है मैदान के सामने, ये खाली मैदान पीछे से। उससे पहले राहुल गांधी पहले से यहाँ 1 घंटे से ज़्यादा देर में यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन इस मैदान को भरने में उनकी पार्टी नाकामयाब रही या संयुक्त मोर्चा नाकामयाब रहा। ये शायद राहुल गांधी की देर से एंट्री की वजह भी हो सकता है। तो सीधे धीरेन्द्र के पास करता हूं। धीरेन्द्र, भीड़ नदारत थी राहुल की रैली से? देखिए मैं उस समय ये दिखाने की कोशिश कर रहा था, फिर विजय दिखाएंगे, सिर्फ इतनी कुर्सी हैं दीपक जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उनको यहाँ बहुत ज़्यादा बेसब्री के साथ उनकी पार्टी के नेता इंतजार कर रहे थे। सिर्फ इतनी चेयर हैं जो अभी भी रखी हैं, ये हटाई नहीं गई हैं। इन चेयर को भरने के बस कुछ देर बाद आगे तक ही भीड़ थी। इस सामने मंच भी दिख रहा है, ये ग्राउंड भी दिख रहा है, ये बीच का ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं है जितना कि हम राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देख रहे हैं। इसके साथ साथ हम उनके दूसरे केंद्रीय नेताओं के भी मैदान देख रहे हैं, लेकिन ये मैदान बेहद छोटा था। हालांकि हमला करते हुए एक बात और दीपक जी समझ में नहीं आई, ये नहीं लग पा रहा था कि वो यहाँ सत्तारूढ़ पार्टी से लड़ने आए। उनका पूरा भाषण अगर आप सुनेंगे तो उसमें लगातार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या फिर थोड़े समय के लिए अमित शाह को अपने घेरे में लेते रहे। मुझे लगा कि वो यहाँ तक ये समझना शायद उनको चूक हो गई कि यहाँ उनकी पार्टी
का मुकाबला तृणमूल कांग्रेस से है, यहाँ वो बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं। तो अगर ये देखेंगे तो मुझे लगता है कि एक बड़ा कांग्रेस पार्टी के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा शुभ सुकून नहीं दिख रहा है। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं आप एनके सिंह सर के पास। एनके सर, ये बताइए मुझे, राहुल गांधी आज गए, 4 दौर के बाद गए, क्या केरल और बंगाल मिक्सअप ना हो जाए इसके चलते उन्होंने जानबूझकर पश्चिम बंगाल की तरफ रुख नहीं किया और आज जब पहुंचे तो उनका बड़ा फीका स्वागत? क्या देखेंगे इसको, कैसे एनालाइज करेंगे? नहीं, देखिए, वहां भी केरल भी गए थे या तमिलनाडु भी गए थे, तो वो एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन हैं और जिस शिद्दत से एक पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमा को फाइट करना चाहिए, और आज के दौर के इलेक्शन में, कोई भी इलेक्शन हो वो, अगर आप उसमें कूदे हैं तो आपकी शिद्दत बहुत ज्यादा होनी चाहिए। न तो वो वहां पे दिखाई दी केरला में, न यहां दिखाई दी। अब आधा इलेक्शन बीतने के बाद आप वेस्ट बंगाल आते हैं और ये वो इलाका है जो पोटेंशियली एक जमाने में आपका था, आपसे वो धीरे धीरे खत्म होता हुआ कुछ लेफ्ट में गया, लेफ्ट से वापस फिर तृणमूल कांग्रेस में आया, अब वो बीजेपी में शिफ्ट हो रहा है। तो आप इसको समझ नहीं पाए कि आपको अगर पार्टी को रिजुवेनेट करना था तो बहुत पहले से तैयारी करनी थी, एक दिन आके। और राहुल गांधी वैसे भी क्राउड पुलर नहीं है, लिहाजा राहुल गांधी के इलेक्शंस में आप सोचे कि वो भीड़ आ जाएगी जो मोदी जी या ममता में आती है। ये लोग मास लीडर है, राहुल गांधी मास लीडर अभी नहीं बन पाए हैं। तो ये तो बहुत सीधी सी बात है कि राहुल गांधी एक तो लेट स्टार्ट किया, और लेट स्टार्ट के अलावा उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं। मैंने सुना 2-3 सेंटेंसेस ममता बनर्जी के लिए भी उन्होंने कहा, डेवलपमेंट को लेके कहा, ममता ने बर्बाद करी, सब कहा उन्होंने, लेकिन फोकस उनका बीजेपी, क्योंकि वो उनका पैशन है और सबसे बड़ी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, तो जाहिर है वो अटैक करेंगे उन पे, बीजेपी पे। लेकिन कोई बहुत ही सारगर्भित या ऐसी कोई बात जो कन्विंसिंग हो, वो राहुल गांधी ऐसे भी नहीं बोलते हैं, इस केस में भी नहीं बोले हैं। लेकिन दीपक एक चीज और बताए, सुबीर दादा ने उस समय जब कहा, आपने उसको डेविएशन मान लिया। हकीकत ये है कि जब मोदी जी ने ये कहा था ना कि अगर मैं, और शब्द हिंदू इस्तेमाल किया था उन्होंने, 70% नहीं कहा था, अगर मैं कहूं कि हिंदू हमारे लिए वोट करे तो हमारे ऊपर 8-10 वो आज नोटिस आ जाएगा इलेक्शन कमीशन का। ये भी वायलेशन है। अगर आप सेक्शन 499 आईपीसी देखें तो इनडायरेक्ट रेफरेंस भी अगर आप देते हैं तो वो वायलेशन होता है। तो वायलेशन तो वो भी था, हाँ सटल था, एक रिएक्शन में था, इसलिए उसका कॉग्निजेंस इलेक्शन कमीशन ने नहीं लिया। और अगर आप राम को कोर्ट टर्मिनस बना देते हैं, कांग्रेस को आपके जैसे सलाहकार की जरूरत है, और तब कहते हैं देखिए अब दीदी को, जी मैं आप हैं तो बीजेपी बना हुआ है ना, उसी तरह से हम भी रहेंगे। अगर आप हैं तो बीजेपी जिंदा है। दीपक समझ के बोलिए, आप जो ये मजाक कर रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैंने आपको कभी नहीं कहा कि बीजेपी आपकी वजह से जिंदा है, आप जैसे लोगों की वजह से जिंदा है। मैं ये कह रहा हूं कि ये बात, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बात तृणमूल कांग्रेस भी नहीं पकड़ पाई। तृणमूल कांग्रेस की भी जो शिकायत है आज, उसमें इस बात का जिक्र नहीं है जो टेक्निकल पॉइंट आपने पकड़ा है। लेकिन आप तो पकड़ सकते थे, हम आप तो साथ काम किए हैं, हम आप साथ काम किए, आप तो पकड़ सकते थे, आपने क्यों नहीं पकड़ा? मुझे इसकी चिंता है। कभी इस तरह पर्सनल कमेंट न कीजिएगा दीपक। नहीं, मैंने कभी कोई पर्सनल कमेंट करने की कोशिश नहीं की, मैंने सिर्फ एक लाइटर नोट में आपसे बात कही थी। फिलहाल एक ब्रेक।